इस वीडियो में मैं आपको 66वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हिस्ट्री खंड के कुल 36 प्रश्नों का डीप एनालिसिस बताऊंगा। अब देखिए, हमारे पास जो एक्चुअल एग्जाम हुआ था उसका सेट बी है और हमने आपकी सुविधा के लिए प्रश्नों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी है मॉडर्न हिस्ट्री के, जिससे 17 प्रश्न पूछे गए। दूसरा है एनिसेंट हिस्ट्री का, जिससे 5 प्रश्न पूछे गए। तीसरा है मिडाइवल हिस्ट्री का, जिससे कि 4 प्रश्न पूछे गए। और चौथा खंड है बिहार हिस्ट्री, जिससे 10 प्रश्न पूछे गए। अगर हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की लेवल की बात करें तो सारे प्रश्न इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। और सबसे खास बात यह है कि इन 36 प्रश्नों में से लगभग 30 से ज़्यादा प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस वीडियो और इसी चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस से आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामलदास कॉलेज, भावनगर। अब देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि आप यहाँ पर अहमदाबाद यानी कि ऑप्शन सी से कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि गांधी जी ने अहमदाबाद के हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की थी और फिर उच्च शिक्षा के लिए सामलदास कॉलेज भावनगर गए थे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि ऊपर्युक्त में से एक से अधिक। चूंकि इसी चैनल पर उपलब्ध 1857 के विद्रोह वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे नाना साहेब एवं तात्या टोपे। फिर लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल। अब देखिए, जैसे ही हमारा 2 ऑप्शन सही हो गया, हमें ऑप्शन ई टिक कर देना है, यानी कि ऊपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके अलावा भी देख लीजिए, दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां, और फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किए थे मौलवी अहमदुल्लाह। साथ ही साथ 1857 के विद्रोह से कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखना चाहिए। पहली चीज, विद्रोह का तत्कालिक कारण था गाय एवं सुअर के चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। दूसरी चीज, 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तीसरी चीज, ये लोग 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार करके विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। फिर बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को साहब आलम बहादुर का खिताब देकर वास्तविक नेतृत्व दिया। चौथी चीज, विद्रोह का प्रतीक था कमल एवं रोटी। पांचवी चीज, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और छठा पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाम्स्टन। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। देखिए, आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार थी सैमन आयोग की रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलन। और सबसे कमाल की बात देखिए, जिस द्वैध शासन को सैमन आयोग की रिपोर्ट ने दोषपूर्ण बताया था, उसे ही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र पर लागू कर दिया। तो ये तो रहा पहला मजाक। फिर दूसरा मजाक भी देख लीजिए। भारत में इस अधिनियम के तहत पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी राजवाड़े भी शामिल होने थे। और इस भारत संघ में शामिल होने या न होने का निर्णय देसी रियासतों की मर्जी पर छोड़ दिया गया। तीसरी चीज, प्रांतों में द्वैध शासन को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन गवर्नर को असीमित अधिकार दिए गए थे। इतना ही नहीं, संघ में भी गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। तो इस तरह कुल मिलाकर भारत शासन अधिनियम 1935 एक धोखा मात्र था। और इसी पर टिप्पणी करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 24 दिन। अब देखिए सेम टॉपिक यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से बीपीएससी 2019 में भी एक प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न था कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। अब देखिए यहाँ पर कई लोग साबरमती से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी। मैंने वहाँ भी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया था। इसके तहत उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ की और 24 दिनों के बाद लगभग 375 किलोमीटर पैदल चलकर 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची। इसके अगले दिन यानी कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर कानून तोड़ा और फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन जब आपसे ये पूछे कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, तो जाके आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी कि ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। इस गीत के रचयिता हैं बिस्मिल अजीमाबादी और इसी कारण बहुत सारे लोग ऑप्शन डी यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल से कंफ्यूज हो गए। फिर हमारा अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि स्वदेशी आंदोलन। आइए एक नजर डालते हैं बंगाल विभाजन संबंधी घटनाक्रम पर। पहली चीज 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। फिर इसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक हुई और इसी बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। साथ ही साथ बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ और याद रखिएगा बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था और फिर अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और पांचवी चीज है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। फिर हमारा अगला प्रश्न है इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भूला भाई देसाई। अब देखिए आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में 3 मुख्य अभियुक्त थे। पहला मेजर शाहनवाज खां, दूसरा कर्नल प्रेम सहगल और तीसरा कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। अब इस तरह इन पर चलाए गए इस मुकदमे से संपूर्ण राष्ट्र में विद्रोह की भावना भड़क उठी और चूंकि ये तीनों देश के विभिन्न संप्रदायों की सांकेतिक एकता का प्रतीक बन गया। इसके जवाब में भारत के विभिन्न दलों ने जैसे कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल, कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका घोर विरोध किया और इसकी रिहाई की मांग की। इसी सिलसिले में आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया गया और इस समिति में प्रमुख वकील थे भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, कैलाशनाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू। उधर ब्रिटिश सरकार ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुना दी। फिर क्या था, इस निर्णय के विरोध में पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और फिर अंततः विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए फांसी की सजा को माफ करना पड़ा। फिर हमारा अगला प्रश्न है मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टुटगार्ट। अब देखिए इनका पूरा नाम मैडम भिखाजी कामा है और इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित होने वाले द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में मैडम कामा ने भाग लिया, ब्रिटिश शासन के विरोध में एक उत्तेजक भाषण दिया और इसी सम्मेलन में त्रिरंगी झंडा फहराया।
फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी सी आर दास का उपनाम है देशबंधु। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑप्शन डी यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक से कंफ्यूज हो गए। तो आप कंफ्यूज मत होइए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, लेकिन पेरिस में नहीं, लंदन में। इसी तरह ऑप्शन ए भी गलत है, क्योंकि विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह ऑप्शन सी भी गलत है। विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के सभापति के रूप में कार्य किया था, लेकिन 1907 में नहीं, 1889 और 1910 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 26 जनवरी 1930 को। अब देखिए, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह चेतावनी दी गई थी कि यदि वह 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती है तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दिसंबर 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। और इसी अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और याद रखिएगा, इसी ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करने के लिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि चंपारण। अब देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में नील किसानों की दुर्दशा को लेकर एक सत्याग्रह हुआ। इसे ही चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया और न सिर्फ प्रयोग किया बल्कि सफलतापूर्वक जीत भी लिया। चंपारण सत्याग्रह 1917 के बाद हुआ। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, फिर खेरा सत्याग्रह ये भी 1918 और फिर रॉलेट सत्याग्रह 1919। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए, इसी चैनल पर भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय की एक सीरीज चल रही है, आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। वैसे बंगाल में द्विशासन प्रणाली यानी कि द्वैत शासन प्रणाली को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में लागू किया गया था और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अब देखिए, शिकागो में आयोजित इस विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया और इस तरह वे नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। इसके अलावा देखिए, स्वामी विवेकानंद से 2 चीज और याद रखिएगा। पहली चीज, इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है और दूसरी चीज 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सी आर दास व मोतीलाल नेहरू। अब देखिए, दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में सी आर दास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा था। उनका मानना था कि असहयोग आंदोलन के वापस लेने से लोगों में हीनता का भाव आ गया है, लोगों का मनोबल गिर गया है और वे हताश हो गए हैं। इसलिए रणनीति में बदलाव से लोगों में उत्साह का संचार होगा। लेकिन सी आर दास की जोरदार वकालत के बावजूद भी विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका।
उस समय विपक्षी गुट का नेतृत्व कर रहे थे सिराज गोपालाचारी। और विधान परिषद में प्रवेश के प्रस्ताव पारित नहीं होने की दशा में CR दास व मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी बनाई। इसके बाद स्वराज पार्टी को प्रो चेंजर और कांग्रेस को नो चेंजर्स कहा गया। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र। अब देखिए इसी चैनल पर नील विद्रोह पर एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांसीसी। वास्तव में वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1757 से 1763 ईस्वी के बीच में चला था, उसके दौरान हुआ। वांडीवास के इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हुए आयरकूट ने काउंट डी लाली के नेतृत्व में आई फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, कर्नाटक के तीसरे युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुआ। वहीं कर्नाटक के प्रथम युद्ध की समाप्ति एक्सला चैपेल की संधि से हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। इसे ही मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, चूंकि लॉर्ड मार्ले उस समय भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि ऊपर्युक्त में से कोई नहीं। वास्तव में मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी अथवा गिरिब्रज थी। पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था और इसी वंश के राजा जरासंध ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई थी और फिर उदयीन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कालीबंगन। अब देखिए कालीबंगा की वर्तमान स्थिति हनुमानगढ़ जिला राजस्थान है। यह घग्गर नदी पर अवस्थित है और इसके उत्खननकर्ता थे बीबीलाल एवं बीके थापर। ऑप्शन बी है धौलावीरा, इसकी वर्तमान स्थिति है कच्छ जिला गुजरात। इसके खोजकर्ता थे जगपति जोशी और उत्खननकर्ता थे RR विस्ट। फिर हमारा ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, इसकी वर्तमान स्थिति है लड़काना जिला सिंध प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी पर अवस्थित है। सर्वप्रथम इसके पुरातात्विक महत्व को राखालदास बनर्जी के द्वारा उद्घाटित किया गया था, लेकिन इसका उत्खनन सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया। फिर हमारा ऑप्शन डी है लोथल, इसकी वर्तमान स्थिति है अहमदाबाद जिला गुजरात, जो कि भोगवा नदी पर अवस्थित है और इसके उत्खननकर्ता थे SR राव। फिर हमारा अगला प्रश्न है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जैन धर्म। अब देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि बौद्ध धर्म से भी कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि त्रिरत्न की अवधारणा बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों में है, लेकिन दोनों धर्मों में त्रिरत्न की अपनी अपनी अलग व्याख्या है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध, संघ और धम्म, जबकि जैन धर्म में त्रिरत्न है सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। फिर हमारा अगला प्रश्न है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो इसका सही आंसर है कनिष्क। अब देखिए प्राचीन काल में कुल 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी राजगृह में और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस समय शासक थे अजातशत्रु।
फिर द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वैशाली में और इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी और उस समय शासक थे कालाशोक। फिर तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस और उस समय शासक थे अशोक। और फिर आखिरी यानी कि चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में और इसके उपाध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष और उस समय शासक थे कनिष्क। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वैशेषिक। यानी कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण यानी कि परमाणु के संघनन से हुई है। इस सिद्धांत के जनक थे महर्षि कणाद। के अलावा योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम ऋषि और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बलबन। अब देखिए, बलबन के राजत्व सिद्धांत के दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चोल। अब देखिए, चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसके संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश के सबसे महान शासकों में राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम की गिनती की जाती है। चोल साम्राज्य की सबसे मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है, प्राचीनकारी यानी कि पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अकबर। अब देखिए, मुगल बादशाह अकबर को चित्रकला तथा वास्तुकला में अत्यधिक रुचि थी। अकबर के काल में ही चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की गई थी जो कारखाना कहलाता था। अब देखिए, इसी चैनल पर माइंड मैपिंग की मदद से अकबर पर डिटेल्ड वीडियो बनाए गए हैं। वीडियोस का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। और बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पटना में। अब देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था वर्ष 1912 में और इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ माधोलकर, जो अखिल भारतीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। फिर बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन वर्ष 1922 में गया में रखा गया था, जिसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास और यह अखिल भारतीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन था। और फिर बिहार में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में रखा गया था, जो कि अब झारखंड में पड़ता है और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लोकनायक। अब देखिए, आप यहाँ पर लोकमान्य से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लोकमान्य उपनाम है बाल गंगाधर तिलक का। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1912 में। अब देखिए, कई बार यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि वर्ष 1911 से कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वर्ष 1911 में ही दिल्ली में एक शाही दरबार आयोजित की गई थी, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था
और इसी शाही दरबार में बंगाल से बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को अलग कर कर एक नए प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी और इस तरह बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और ध्यान रखिएगा उस बिहार में वर्तमान का उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 3/20 भाग। अब देखिए बिहार के चंपारण जिले के नील किसानों से यूरोपीय व्यापारी एक तरह का अनुबंध करवाते थे जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होती थी और यही व्यवस्था तिनकटिया पद्धति के नाम से जानी गई। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह से ही जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि राजकुमार शुक्ल। वास्तव में लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी जी से मिले। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण किसानों की दुर्दशा बताई और उन्हें चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार में किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता वर्ष 1929 में की थी। साथ ही साथ जब वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई उसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सिंहभूम। अब देखिए कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर के क्षेत्र में रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम में हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत। अब देखिए कोल विद्रोह के 2 प्रमुख कारण थे, उसमें से पहला कारण है 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था जिसे कोल आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। और दूसरा कारण है भूमि संबंधी असंतोष। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भू राजस्व प्रबंध के परंपरागत व्यवस्था को बदल दिया और इनकी जमीन हिंदू, सिख एवं मुस्लिम जैसे बाहरी किसानों को दे दिया। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कुंवर सिंह। अब देखिए वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर यानी कि आरा बिहार के प्रमुख जमींदार थे। इन्होंने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और उस समय इसकी आयु 80 वर्ष की थी। कुंवर सिंह के अदम्य साहस, वीरता और सेनानायकत्व जैसे गुणों के कारण ही उन्हें बिहार का सिंह माना जाता है। के अलावा देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना चाहिए। पहला, पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ। दूसरा, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किए। तीसरा, 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र बिहार में था। आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहबाद। ध्यान रखिएगा मुंगेर इस विद्रोह से अप्रभावित रहा। चौथी चीज, 23 अप्रैल 1858 को गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में कुंवर सिंह ने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। हालांकि वे खुद इस झड़प में घायल हो गए और 3 दिन के बाद यानी कि 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। बिहार के इस सिंह के सम्मान में भारत सरकार ने वर्ष 1966 में एक डाक टिकट जारी किया है। आखिरी चीज, कुंवर सिंह ने कहा था, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। ये अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न।
वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्तमान में पटना कॉलेज के उत्तरी हिस्से की इमारत उस समय डच की फैक्ट्री थी। देखिए, बिहार में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहली थी पुर्तगाली, फिर आए डच 1632 ईस्वी में, फिर आए अंग्रेज 1651 ईस्वी में और फिर अंत में डेनिश 1774 ईस्वी में। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।